पहले मैं 1 लाख कमाता था, अब मैं 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। तो मेरी एवरेज इनकम बढ़ने की वजह से मेरी मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड है, या जो चीज़ें मैं खरीद सकता था, या जो मेरी बाइंग पावर थी, परचेजिंग पावर थी, वो ज़्यादा हो गई है। अगर पहले 1 लाख रुपए में मैं 10 चीज़ें खरीद सकता था, तो 1.5 लाख रुपए में मैं 15 चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो हालांकि प्रोडक्ट की प्राइस तो सेम है, पहले भी वो उतने की थी जितने की अब है, लेकिन क्या चीज़ डिमांड पे फ़र्क डाल रही है? एक ऐसा फैक्टर जो प्राइस के अलावा है, एंड दैट इज़ एवरेज इनकम। कि मेरी जो इनकम थी वो बढ़ गई है। अब मेरी इनकम बढ़ने की वजह से मैं मार्केट से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा हूँ, तो मार्केट में क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है। दिस इज एन इम्पैक्ट विच इज कमिंग ड्यू टू नॉन प्राइस वेरिएबल। सिमिलरली पॉपुलेशन थी कि मार्केट में लेट से किसी चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस एक्स प्राइस है, वो पहले भी वही थी, अब भी वही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई मार्केट में। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? ऑब्वियसली लोग ज़्यादा है, तो लोगों को प्रोडक्ट भी ज़्यादा चाहिए। वो प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में ख़रीदने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट में क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। अब प्राइस तो सेम है, तो क्या हुआ? एक ऐसा फैक्टर जो प्राइस नहीं था बल्कि प्राइस के अलावा कोई फैक्टर था, नॉन प्राइस वेरिएबल था, नॉन प्राइस फैक्टर था, उसकी वजह से मार्केट में क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई है। दिस इज कॉल्ड अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। ये सारी बात समझ आ गई? अगर इसमें किसी को एम्बिग्विटी है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज आपको नेक्स्ट चीज समझ नहीं आएगी। सर आज ही यहाँ समझ। तक सब समझ आ गई? ओके। यस। सो जो चीज पढ़नी है दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है? कि जब भी प्राइस के अलावा किसी वजह से किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो गई है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन ये कम या ज़्यादा हो किसकी वजह से रही है? प्राइस की वजह से नहीं हो रही। सो जब भी कोई क्वांटिटी डिमांड अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से चेंज होगी, हम उसको कहेंगे उससे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। वो राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, अभी इसकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि वो कर्व सेम नहीं रहेगा, वो कर्व चेंज हो जाएगा। यानी कि एक नया डिमांड कर्व बनेगा, एक नई लाइन बनेगी। इस जो स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की है, एक छोटी सी डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी कि लेफ्ट साइड पे, वर्टिकल साइड पे प्राइस मौजूद है, प्राइस पर कैन, और हॉरिजॉन्टल साइड पे उसकी क्वांटिटी मौजूद है। डी शो कर रहा है एक डिमांड को कि 60 रुपये या $60 जब एक कैन की प्राइस थी, या 60 रुपये किसी एक कैन की प्राइस थी, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 500 थी। ए पॉइंट पे आप देखें, ये जो ए पॉइंट इस पे लिखा हुआ है कि 60 रुपये पे 500 उसकी क्वांटिटी डिमांड थी। अब प्राइस सेम है, अगर तो प्राइस चेंज होती तो फिर ये ए कर्व कहीं इसी डी कर्व पे, ये जो डी लिखा हुआ है, इसी कर्व पे कहीं अपसाइड या डाउन साइड जाता, अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती। लेकिन अगर अदर देन प्राइस की वजह से हम कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ गई, या इनकम बढ़ गई, या टेस्ट चेंज हो गया, या कोई स्पेशल इन्फ्लुएंस, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो प्राइस के अलावा है और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा? ये पूरे का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट साइड, जो आपको D1 की सूरत में नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। सर सो इसकी वजह क्या है? जी मैं बताता हूँ। नाइन मैं बताता हूँ, इसको ग्राफ पेंट के ऊपर ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं। जब अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका इसका अगर हम न्यूमेरिक्स वैल्यू की बात करें तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर एक चीज़ की 10 लोग डिमांड कर रहे थे तो अब 20 लोग डिमांड कर रहे हैं। यही है ना क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाना, कि पहले अगर 10 लोग ले रहे थे, अब कहते हैं 20 लोग लेना है, तो क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। पहले 40 लोग लेना चाह रहे थे, अब 60 लोग लेना चाह रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। अब जब हम उस टेबल को ड्रॉ करेंगे तो ये इस किस्म की डायग्राम बनेगी। मैं आपके साथ एक एक्सेल में शो करता हूँ टेबल।
ये आपको एक्सेल की एक शीट नज़र आती होगी। सो लेट से मैं एक कॉलम में प्राइस लिख देता हूँ और दूसरी साइड पे क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड लिख देता हूँ। लेट से प्राइस वाज 5 और उसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड वाज 50। उल्टा बंद कर लेते हैं। प्राइस बढ़ के 2 हो गई तो क्वांटिटी एज पर लॉ ऑफ डिमांड हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जानी चाहिए। यही है ना, दोनों के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा। प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जाएगी। तो उसके मुताबिक मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड 1 का। अब अगर इसका मैं टेबल बनाता हूँ, अगर मैं इसका टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ये साथ साथ आपको विजिबल है जो टेबल ड्रॉ हो रहा है? यस सर। ओके, सो हॉरिजॉन्टल साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड लिखते हैं। लेट से यहाँ पे 0 थी, 10, 20, 30, 40 एंड लेट से इट वाज 50। सिमिलरली जब हम प्राइस लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आप देखें प्राइस 1 के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड वाज 50, सो इट इज समवेयर अराउंड दिस हियर। फिर 2 के ऊपर 40, फिर 30 और somehow it will be a graph like this। इसको ये क्या है हमारे लिए, दिस इज कॉल्ड ओवर क्वांटिटी डिमांडेड। इसको मैं डी और डी से डोनेट कर देता हूँ। दैट मीन्स इट इज माय डिमांड कर्व, या डिमांड D1 कर दें क्योंकि हमने वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड 1 किया था। सो ये जो मेरा डिमांड कर्व बना है दिस इज D1। ठीक है जी, ये समझ आ गई है। तो सिंपल ग्राफ ड्रॉ किया हमने जिसके अंदर पहले वर्टिकल साइड पे हमने प्राइस लिख दी, हॉरिजॉन्टल साइड पे क्वांटिटी डिमांड लिख दी, और जो भी हमारे पास ये टेबल था इसके मुताबिक हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आप देखें कि प्राइस जब चेंज हो रही है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या 4 से 5, तो ये कर्व यही बन रहा है। अब आप इसको 6 भी ले जाएं, 6 के ऊपर लेट से आप 5 कर दें, 7 पे ले जाएं, 7 के ऊपर 2 कर दें। आप जो भी करेंगे वो मूवमेंट इसी कर्व के ऊपर ही कहीं ना कहीं आएगी। ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज जो हम शिफ्ट इन सप्लाई की बात कर रहे हैं, शिफ्ट इन डिमांड की बात कर रहे हैं, शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड की। सो क्वांटिटी डिमांड कब शिफ्ट होगी या ये कर्व कब शिफ्ट होगा, जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा अदर देन प्राइस की वजह से। इसका कहने का मतलब क्या है कि प्राइस सेम रहेगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। लेट से मैं कहता हूँ एक फैक्टर है एवरेज इनकम, जिसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब मेरी बाइंग पावर बढ़ जाती है, मेरी इनकम 1 लाख थी,
लेट्स से यहाँ पे जब क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी, यहाँ पे मेरी इनकम 1 लाख रुपए थी और यहाँ पे मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए हो जाती है। तो ऐसी सूरत में एक सिंपल सी बात क्या है कि पहले मैं 1 लाख की चीज़ें खरीद सकता था, अब मैं 1.5 लाख की चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो नतीजा क्या होगा, मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड 2। क्वांटिटी डिमांडेड 2 क्या है, ये इसलिए जनरेट हो गई क्योंकि मेरी एवरेज इनकम बढ़ गई। या आप कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, पॉपुलेशन फैक्टर भी ले सकते हैं, स्पेशल इन्फ्लुएंस भी ले सकते हैं जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो अगर मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है किस वजह से, अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से। सो इसका मतलब है प्राइस इज सेम। प्राइस लेट से 1 थी तो मेरी क्वांटिटी डिमांड 50 थी और यहाँ पे लेट से 70 हो गई। मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 50 से बढ़ के 70 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि मेरी एवरेज इनकम बढ़ गई। प्राइस इज सेम, सो 70 लिख दिया मैंने। इसी तरह जब प्राइस 2 थी, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 140 थी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 2 इसलिए बढ़ गई क्योंकि मेरी एवरेज इनकम बढ़ गई। लेट से मैं कहता हूँ ये 60 हो गई। सिमिलरली 3 पे 50 हो गई, 4 पे लेट से 40 एंड 5 पे 30। अब आप जो डिफरेंस ले रहे हैं, जो 50 से 70 हो गई डिमांड, या 40 से 60 हो गई, या 30 से 50 हो गई, ये जो बढ़ रही है डिमांड, रिमेंबर ये प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रही क्योंकि प्राइस तो सेम है। प्राइस तो पहले भी 1 2 3 4 5 थी, प्राइस अब भी सेम है। ये डिमांड क्यों बढ़ गई है, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, यानी कि मैं इस क्वांटिटी डिमांडेड 1 को छोड़ दूं, इसको खत्म कर दूं, भूल जाऊं, और क्वांटिटी डिमांडेड 2 और उसके साथ प्राइस, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या होगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो मुझे 70 तक चाहिए, मैं इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर लेता हूँ, लेट्स से यहाँ तक ले जाता हूँ। So let's say here is 60 and यहाँ पे मैं कहता हूँ 7। 67। तो अब सिंपल सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। प्राइस वाज 1 and at that moment my quantity demanded was 70, so that means वो जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। फिर 2 के ऊपर 60, 3 पे 50, 4 के ऊपर 40 और 5 के ऊपर 30। So my graph will be somehow like this। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ दिस इज माय डिमांड टू ग्राफ। अब आप ये देखें कि जब प्राइस चेंज हो रही थी तो मेरी जो भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ भी रही थी, कम भी हो रही थी। 1 के ऊपर 50 थी, 2 पे 40 थी, 3 पे 30 थी। सो क्वांटिटी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही थी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड कम होती चली जा रही थी, लेकिन नया कर्व नहीं बन रहा था, बल्कि वो जो चेंज आ रहा था वो कभी ना कहीं उसी कर्व के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा था। 1 पे 50, 2 पे 40, 3 पे, लेकिन ये कर्व सेम ही था। बट जब मेरी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो गई अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से, जो हमने एज्यूम किया कि उसको एवरेज इनकम कह देते हैं, इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई एंड प्राइस रिमेन्स द सेम। तो क्या हुआ, जब हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो पूरे का पूरा ग्राफ ही शिफ्ट हो गया, कर्व ही शिफ्ट हो गया, ग्राफ नहीं कहना चाहिए, कर्व शिफ्ट हो गया। सो मेरा डिमांड कर्व D1 से चेंज हो गया, या D1 से शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, सो इससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, that whenever the demand will increase due to factor other than price, then our demand curve will shift towards right side।
इसका मतलब क्या है, जब भी कर्व शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड का एक नया कर्व बनेगा और हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा अगर क्वांटिटी डिमांड प्राइस के अलावा किसी और वजह से, वो चाहे पॉपुलेशन है, चाहे इनकम है, चाहे स्पेशल इन्फ्लुएंस है, चाहे टेस्ट है, चाहे कोई भी वजह है, लेकिन प्राइस नहीं है वो वजह, प्राइस होगी तो मूवमेंट अलोंग कर्व रहेगी। मूवमेंट अलोंग कर्व का मतलब है कि वो उसी कर्व के ऊपर कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, पॉइंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा या नीचे आ जाएगा या वर्टिकल में ऊपर चला जाएगा, बट कर्व विल रिमेन द सेम। लेकिन जब शिफ्ट होगी क्वांटिटी डिमांड अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से, तब हमारी जो मूवमेंट अलोंग विद कर्व नहीं होगी, बल्कि पूरे का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर आगे समझ मुझे तो। ऑल राइट गुड। और जी इसके अलावा कोई, देखें ये सारे जो टॉपिक्स है ना, अब ये इंटरलिंक्ड हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कंफर्टेबली उसको पूछते जाए, ताकि फिर आगे वाले टॉपिक्स भी आपको समझ आते रहे। ओके, कमिंग बैक, सब समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है किसी वजह से, तो मैं उसको कह देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड 3 का नाम दे देते हैं। रीजन इज सेम कि क्वांटिटी डिमांडेड अगर तो प्राइस की वजह से चेंज होगी तो कर्व शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ मूवमेंट अलोंग साइड कर्व ही होगी कि कर्व के ऊपर ही कहीं ना कहीं पॉइंट चेंज हो जाएगा। बट इफ the quantity demanded gets changed due to factor other than price, तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा डिमांड पर। अब अभी तक हमने ये देखा कि डिमांड बढ़ेगी तो कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब उसके रिवर्स करके देखते हैं। लेट्स से कि मेरी एवरेज इनकम 1 लाख से बढ़ के जब 1.5 लाख हुई थी तो D2 कर्व बन गया था। अब मेरी एवरेज इनकम कम हो गई है, लेट्स से मैं कहता हूँ 50,000 हो गई है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, पहले 1 लाख में मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता था, अब ऑब्वियसली 1 लाख से अगर खुदा न खास्ता 50,000 हो जाती है किसी की इनकम, तो वो अब कम जो है वो खरीद सकता है। सो पहले 1 रुपए पे अगर 50 क्वांटिटी डिमांडेड थी तो अब शायद वो 20 ले सकता है। 2 के ऊपर ऑब्वियसली फिर ये कम होता जाएगा, लेट से हम कहते हैं 20, 3 के ऊपर 10, 4 के ऊपर 5 और 5 रुपए के ऊपर 2। तो क्या हुआ कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई यहाँ पे एक ऐसे फैक्टर की वजह से जो प्राइस नहीं थी। वो फैक्टर क्या था, वो एवरेज इनकम थी, वो पॉपुलेशन थी, वो कोई भी थी, लेकिन वो जो भी था वो प्राइस नहीं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो 1 रुपए के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड वाज 30, सो समहाउ हियर 2 के ऊपर 20, 3 पे 10, 5 के ऊपर 2, सो समहाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये थोड़ा सा यहाँ पे आके कर्व हो जाएगा, बट क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन इसको यूज कर रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग की वजह से थोड़े से फ्लॉज आएंगे। ये कर्व, ये जो लास्ट में यहाँ पे आके जो है ये थोड़ा सा एंड से कर्व हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बिल्कुल 2 तक चली गई। तो इसको मैं कह देता हूँ, लेट्स से दिस इज D3। अब आप देखें कि जब क्वांटिटी डिमांडेड अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से कम हो जाती है तो मेरा जो कर्व है इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, कर्व पूरे का पूरा चेंज हो गया, so, इसको हम कहते हैं शिफ्ट। सो आइदर इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड, बट उस कर्व के ऊपर मूवमेंट नहीं रही। सो इस पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। मैं आप पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी
लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है व्हेन एवर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज। तो जब भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, तो जो भी मूवमेंट होगी वो अलोंग विद कर्व होगी, नया कर्व नहीं बनेगा, शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि उसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट चेंज होगा। बट अगर क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से, वो पॉपुलेशन भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, टेस्ट भी हो सकता है, या कोई भी प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है डिमांड को, अगर उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड, क्योंकि हमारा जो कर्व है, डिमांड कर्व है, वो पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट कहाँ पे होगा? अगर तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से, तो हमारा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से, तो हमारा कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। बट वो शिफ्ट होगा उसी कर्व के ऊपर, पॉइंट्स चेंज नहीं होंगे अगर वो अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ। ओके जी, नाउ लेट्स रीड द स्लाइड्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए इन स्लाइड्स को देखें। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है? अ चेंज इन नॉन प्राइस वेरिएबल विल रिजल्ट इन अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो जब भी नॉन प्राइस वेरिएबल की वजह से या अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से अगर हमारा क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, तो रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमारा पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा आइदर टुवर्ड्स द राइट साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। राइट साइड पे तब होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, और लेफ्ट साइड पे तब होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। So influence of other than goods price, that is income, population, taste, ये ऑलरेडी मैंने आपको बड़ी दफ़ा बता दिया कि अदर देन प्राइस वो कोई भी हो सकती है, टेस्ट भी हो सकता है, पॉपुलेशन भी हो सकती है, इनकम भी हो सकता है। तो अगर अदर देन प्राइस की वजह से कोई चीज़ चेंज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, तो उसको हम कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो वी वाइंड अप हियर। यहाँ पे आपको मैं एक असाइनमेंट आज दूंगा जो आपने नेक्स्ट वीक तक करनी होगी, वो इसी से रिलेटेड होगी। आपको टेबल्स दिए दिए जाएंगे, मतलब ये आपको डिमांड स्केजुअल दिया जाएगा जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड मेंशन होगी। सिमिलरली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज भी की जा सकती है। आपने उनकी डायग्राम्स, ये जैसे हमने ग्राफ्स बनाए हैं, वो ग्राफ बनाने हैं एक असाइनमेंट पेपर के ऊपर। उस असाइनमेंट पेपर पे अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखना है, उसको कैम स्कैनर से स्कैन करना है, और उसी असाइनमेंट के रिप्लाई में, जैसे आप तो आपको पता चल गया होगा, पहले सेमेस्टर में भी आपने ये सब काम किए, तो वो आप उसको स्कैन करके अटैच करके असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवा देंगे। ठीक है जी। सर कौन सी मेरा ये चंद सेकंड के लिए हो गया था डिस्कनेक्ट, दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। मैंने आपको ये बताया कि असाइनमेंट के अंदर आपको स्केजुअल दिया जाएगा, डिमांड स्केजुअल, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो है वो मौजूद होगी। सो आपने जो करना है उसके अंदर उस स्केजुअल के मुताबिक आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको देखने पहले।
जी, ये आपको एक असाइनमेंट नज़र आ रही होगी, जिसमें इस यही बल्कि असाइनमेंट मैंने आपको देनी भी है, यही ग्रुप में भी पोस्ट करनी है, आप एक दफ़ा देख लें। ये स्केजुअल आपके पास मौजूद है, जिसमें आपसे रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर डिमांड कर्व यूजिंग द फॉलोइंग स्केजुअल। एक साइड पे आपके प्राइसेस लिखी हुई हैं, दैट इज प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर यूनिट, और उसके अगेंस्ट अगर हम क्वांटिटी डिमांड 1 की बात करें, ये है क्वांटिटी डिमांडेड जो कि 2010 में थी। सो ये आपका दैट मीन्स कि ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का एक आपका कर्व बनेगा, जैसे मैंने आपको भी एक बना के दिखाया। फिर उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड 2 है, जो नीचे दिया गया है, प्रिपेयर डिमांड कर्व्स एंड एक्सप्लेन दोज ग्राफ्स कीपिंग इन व्यू लॉ ऑफ डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स। Quantity demanded in 2015 has increased in comparison to quantity demanded in 2010 due to increase in average income of population. तो आपको एक्सप्लेन क्या हो रहा है इस बात से कि प्राइस ये थी, तो उसके 2010 में क्वांटिटी डिमांडेड ये आपको गिवन है। 2015 में प्राइसेस सेम रही, यानी कि यही 1 2 3 5 7 जो लिखी हुई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई उसकी वजह आपको बता दी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, और सॉरी पॉपुलेशन की जो इनकम है, एवरेज इनकम है, वो बढ़ गई। यानी कि पहले लेट से 1 लाख थी तो अब 2 लाख हो गई। तो आप अब क्या करेंगे, प्राइस यही लेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड 2 लेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी बनाया था, सो पहले एक कर्व बनेगा, फिर आपका दूसरा कर्व बनेगा, देन आप उस पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे कि आपने इस पूरे ग्राफ में क्या किया। जैसे कि आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि when the price was 1, the quantity demanded in 2010 was 24 and in 2015 it has increased to 35. The reason of increase is an increase in average income. Okay? And resultantly the whole demand curve is shifted towards right side. ये जब आप बनाएंगे तो आपको नजर ही आ रहा होगा कि आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। सो आप ये एक्सप्लेन कर देंगे दैट ड्यू टू a factor which is average income and it is a non-price factor, non-price variable, yeah, other than price variable. So because the quantity demanded has increased due to a factor which is not price, which is other than price variable, so our demand curve has also shifted towards right side. ठीक है, सो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन जो है, या जो आपकी असाइनमेंट का एक पार्ट है, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, समझ आ गई सबको? यस सर। सर ये 2010 में जो है, ये तो प्राइस वेरिएबल में होगा ना, ये जो दोबारा ये पूछे, वाली डिमांड वन, दोबारा पूछे। डिमांड क्वांटिटी डिमांड वन, जी ये जी, प्राइस क्वांटिटी, वेरिएबल की वजह से। जी जी, ये जो है, ये तो प्राइस का एक स्केजुअल बना हुआ है। ये तो आपने एज इट इज सिंपल सा बना लेना है, ये तो पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड है। जो आज का लेक्चर बेसिकली आपने शिफ्ट करना है, ये नॉन प्राइस की वजह से हुआ है, ये यस प्राइस जी की वजह से। लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई कर ही रहे हैं ना। देखें, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है 1 से 2 3 5, वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ क्वांटिटी 2 में भी फॉलो हो रहा है। 1 पे 35 थी तो 2 पे 30 रह गई, 3 पे 25 रह गई, 5 पे 20 रह गई। लॉ ऑफ डिमांड दोनों क्वांटिटी 1 में भी फॉलो हो रहा है, क्वांटिटी 2 में भी फॉलो हो रहा है प्राइस के साथ। लेकिन जब हम बात करें ना 1 से 2 पे शिफ्ट कैसे हो गई, या क्वांटिटी डिमांड 24 से 35 कैसे हो गई, ये नॉन प्राइस की वजह से हुई है। यानी कि जब आप इसको वर्टिकली टेबल को पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 में भी और 2 में भी। लेकिन जब आप इसको हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे कि प्राइस सेम ही रही, 2010 के अंदर 24 थी और 2015 के अंदर 35 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई डिस्पाइट के प्राइस सेम रही। तो क्यों बढ़ गई, इसका मतलब है कोई और फैक्टर होगा प्राइस के अलावा जिसने इन्फ्लुएंस किया। तो इस चीज को हम कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड।
ठीक है जी। ठीक है सर। सिमिलरली एक मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि वहाँ पे प्राइस जो है आप देखें कि ज़्यादा हो रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जा रही थी। ये उसके ऑपोजिट है कि प्राइसेस यहाँ पे कम हो रही हैं तो क्वांटिटी डिमांड आप देखें बढ़ती जाएगी। दूसरा टेबल आपने ये बनाना है, ठीक है। और उसकी वजह भी आपको बताई हुई है कि ऐसा क्यों हुआ कि 2000 से 2010 का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो देखें कम हो गई है। पहले 5 थी, 2 रह गई, फिर 8 थी, फिर 5 रह गई, 11 से 8 रह गई। तो वजह क्या है? वजह ये है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ उसमें लिखी हुई नज़र आ जाएगी। इन दोनों को आपने ड्रॉ करना है एक असाइनमेंट पेपर के ऊपर या ग्राफ पेपर के ऊपर, जो भी आप कन्वीनियंटली ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने अपना नेम, रोल नंबर और सेक्शन और सब्जेक्ट लिखना है, उसको स्कैन करना है और स्कैन करके उस असाइनमेंट के रिप्लाई के तौर पे सबमिट करवा देना है नेक्स्ट वीक से पहले पहले। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक हमारी क्लास है ट्यूसडे को, तो आपकी जो डेडलाइन होगी दैट विल बी मंडे। ठीक है, सो आपने अब टोटल अगर आपको मैं बताऊं तो ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं और फिर अगली वाला जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। एक और स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देख लें। इसको असाइनमेंट 1 कह देते हैं। ओके चलो इसको रहने दें। ठीक है, आप इसको रहने दें, बस वो एक ही असाइनमेंट अभी आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में फिर दूँगा। ठीक है जी, कोई बात डिस्कस करनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, इफ एवरीथिंग इज क्लियर सो आई एम साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीक असाइनमेंट आपकी सबमिट होंगी तो आप मुझे समझ आएगी कि आपको ये टॉपिक्स कितने समझ आए और फिर इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।